अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कोड्स रूल। पेज नंबर है 111। और ये जो कोड रूल्स हैं ये वो बेसिक रूल्स हैं या फाउंडेशन रूल्स हैं जो किसी भी डेटाबेस के लिए ज़रूरी होते हैं। इनको जो है वो प्रेजेंट किया था डॉक्टर E.F. कोड ने, इसलिए उसी के नाम के ऊपर इनको हम कोड्स रूल्स कहते हैं। ठीक है जी। कोई भी जो डेटाबेस आपकी होगी वो इन्हीं रूल्स के ऊपर जो है या इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो है बनाई जाएगी, या कम अज़ कम इनमें से जो है ना वो जितने मैक्सिमम रूल्स होंगे उनको फॉलो कर रही होगी। ओके जी। तो पहला जो रूल है हमारे पास कोड रूल डेटाबेस के लिए, कोई सी भी जो डेटाबेस हो, पहला रूल है द इंफॉर्मेशन रूल। 12 रूल हैं टोटल जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो इंफॉर्मेशन रूल में वो ये कहते हैं द रूल रिक्वायर्स दैट ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी represented as data value in the rows and columns of table. This is the basis of the relational model. कहता है कि जितने भी हमारे पास जो हैं डेटाबेसेस होंगी उनमें जब भी हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम एज डाटा वैल्यूज़ के तौर पे, यानी डाटा हमारे पास कौन सा है, कॉलम जिस तरह आप कह लें कि हमारे पास नेम का जो है वो कॉलम है और उसमें वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी, वो सारी बात है लोगों के नाम होंगे। मार्क्स का हमारे पास कॉलम है, ये उसका डाटा हो गया, ये कह लें उसकी जो है वो मेन पॉइंट हो गया। और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हुआ करेंगी वो हमारे पास कौन सी हुआ करेंगी, यानी आप ये कह लें कि डाटा का नाम हुआ करेगा और उसकी वैल्यू हुआ करेगी, इसको हम डाटा वैल्यू कहते हैं। तो ये पहला रूल है इंफॉर्मेशन रूल, कि हमेशा हमारे डाटाबेस के अंदर जो है वो डाटा वैल्यू की फॉर्म में जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है द गारंटीड एक्सेस रूल, नाम से ज़ाहिर हो रहा है हमारे पास जो कि जो भी डाटा हमने जो है उसमें स्टोर किया होगा उससे हमें एक्सेस मिलेगी हमेशा जो है, यानी गारंटी होगी कि हमें एक्सेस हमेशा मिलेगी जो हमने डाटा स्टोर किया होगा। एवरी डाटा वैल्यू इन अ रिलेशनल डाटाबेस शुड बी एक्सेसिबल लॉजिकली बाय स्पेसिफाइंग द रिलेशन नेम, प्राइमरी की वैल्यू एंड द एट्रीब्यूट नेम, यानी हम इन तीन चीज़ों को स्पेसिफाई करते हुए उनको हमेशा एक्सेस कर सकेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जब भी हमने डेटाबेस को एक्सेस करना है तो हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। और 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली सबसे चीज़ टेबल का नाम जिसे उसने रिलेशन नेम लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो प्राइमरी की वैल्यू। और तीसरी चीज़ जो है जिस एट्रीब्यूट को हमने एक्सेस करना है उसका नाम। तो इन 3 चीज़ों की बेस के ऊपर हमें हमेशा जो है ना जो हमने टेबल बनाया हुआ है, जो हमने डाटा उसमें रखा हुआ है, उसकी एक्सेस मिल जाया करेगी। ठीक हो गया जी, यानी हम उसे एक्सेस कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो आ जाता है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़। नल वैल्यू जो थी ना हमारे पास, हम उनको पहले जो है ना वो एम्प्टी वैल्यू या उनको ज़ीरो के बराबर ही कंसिडर किया करते थे, लेकिन इसने आगे कहा नहीं, नल वैल्यूज़ को आपने ऐसे कंसिडर नहीं करना। नल वैल्यू का मतलब ये होता है अब्सेंट ऑफ वैल्यू, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, आप इसके आगे लिख भी सकते हैं अब्सेंट ऑफ वैल्यू, नल की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है जी। तो अब्सेंट ऑफ वैल्यू से मुराद ये है कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से तो मुराद है कि यहाँ पे ज़ीरो आ गई, यानी कोई ना कोई वैल्यू आ गई। तो नल से मुराद ये है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, जिस तरह आपने अक्सर जो है कभी फॉर्म फिल किया तो आप उसमें फिल करते हैं नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एनी डिसेबिलिटी, तो हम कहते हैं नॉट एप्लीकेबल, यानी हमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, यानी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। ठीक है जी। तो हम ज़ीरो आमतौर पर नहीं लिखते, तो वो कह लें कि हम उसे आमतौर पर इस तरह नल छोड़ देते हैं। तो टेबल्स के अंदर भी हम इन्हें नल वैल्यू रखा करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि हमने कोई वहाँ पे वैल्यू रखी ही नहीं है। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास DBMS मस्ट सपोर्ट नल वैल्यूज टू रिप्रेजेंट मिसिंग आर इनएप्लीकेबल इंफॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है, उनको नल रिप्रेजेंट किया करेगा। आगे उसने बताया हुआ है नल वैल्यू मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो आर स्पेस, यानी जो हमने स्पेस दी हुई कहीं पे वो नल वैल्यू नहीं है। स्पेस भी एक वैल्यू है, उसके बैकएंड भी कुछ कोड होता है। जब हम स्पेस का बटन प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो उसके बैकएंड भी कोई ना कोई कोड होता है। तो वो कहता है उसको आपने इसके साथ मर्ज नहीं करना, उसके मिक्स इसके साथ मिक्स नहीं करना। ज़ीरो और जो स्पेस है ये नल वैल्यूज़ नहीं है। उसने आगे पॉइंट लिखा हुआ है द नल वैल्यूज मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ डाटा टाइप, इनकी कोई डाटा टाइप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़ीरो की डाटा टाइप है ना हमारे पास, नंबर्स हैं। स्पेस की हो सकता है हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स हों, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो काउंट होता है। तो वो कहता है कि ये इसकी कोई टाइप नहीं होनी चाहिए। बाकी की जो टाइप्स हैं, ज़ीरो की टाइप जो है वो नंबर है, तो इसकी कोई टाइप नहीं होनी चाहिए। ठीक होगा जी। इट मीन्स दैट
नल वैल्यूज फॉर ऑल टाइप्स आर द सेम। किसी भी तरह की कहता है नल वैल्यू होना हमेशा सेम हुआ करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे जो है वो नोट कर रहे हैं ताकि आपको नल वैल्यू के बारे में अच्छे से पता हो कि ये क्या होती है। नेक्स्ट, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। कि आपके पास एक जो है ना वो एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग होनी चाहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही फ़र्क होता है कि ऑनलाइन जो है हमारे पास वो सिस्टम के अंदर या इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है और ऑफलाइन सिर्फ हमारे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होती है। अब मैंने सिस्टम का नाम लिया तो सिस्टम से मुराद मैं नेटवर्क भी कह सकता हूँ। ठीक है जी, तो नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होगी, हो सकता है इंटरनेट के ऊपर ना अवेलेबल हो। तो अगर नेटवर्क के अंदर भी अवेलेबल है तो वो ऑनलाइन ही कहलाएगी। तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी कैटलॉग होनी चाहिए जो आपको जो है वो ऑनलाइन एक्टिव ऑनलाइन हो, यानी अवेलेबल हो। अब पढ़ लेते हैं इसे, जो आपने याद करना है। पहली तकरीबन 2.5 लाइन जो बनती हैं। द सिस्टम कैटलॉग इज द कलेक्शन ऑफ रिलेशन। कहता है ये भी टेबल्स ही होती हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं जिसको हम सिस्टम कैटलॉग कहते हैं। दैट द DBMS मेंटेन्स फॉर इट्स ओन यूज़। जो कि DBMS जो है ना अपने जो है वो इस्तेमाल के लिए इनको जो है वो मेंटेन करता है, इनको क्रिएट करता है, इनको जो है वो मैनेज करता है, सारा कुछ करता है इनके साथ जो है। इनमें जो है वो यूँ कह लें कि आपकी वैल्यूज़ भी एंटर करता है, डिलीट भी करता है, क्रिएट भी करता है और इनको बाद में जो है वो मेंटेन भी कर रहा होता है। तो ये कहता है ये ना अपने मकसद के लिए जो है ना इनको इस्तेमाल करता है, इनको यूज़ करता है। जो DBMS आपका होता है, जो सॉफ्टवेयर है आपका। दीज रिलेशन होल्ड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर जो आपकी डाटाबेस का स्ट्रक्चर है ना, स्कीमा जिसे हम कहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होती है। दीज रिलेशंस आर क्रिएटेड, ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय DBMS। ये जो रिलेशन होते हैं, ये जो हमने मेंटेन के ऊपर बात कर ली है वैसे जो है, तो आप चाहे ये वाला पॉइंट ना करें, यहाँ तक ही कर लें आप जो है कि डाटाबेस का स्ट्रक्चर जो है ना इसमें बहुत सारा स्टोर होता है। तो ये पहले आप जो है ना 1.5 तकरीबन लाइन कर लें। A system catalog is a collection of relation that the DBMS maintain for its own use। इसमें बात आगे मेंटेन की जब बात करेंगे तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा, क्रिएटेड, ओन एंड मेंटेन जो। द रिलेशन होल्ड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। यहाँ तक आप कर लेंगे। आगे दी कॉम्प्रीहेंसिव डाटा सब लैंग्वेज रूल जो है कि आपकी जो है ना डाटा के अंदर जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं ना उसको हम आगे सब लैंग्वेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि हमारे पास जो डाटाबेस की लैंग्वेज है ना हमने उसे आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, DDL और DML। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर को डिफाइन किया करेगी और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया करेगी। और कौन से ऑपरेशन? 4 ऑपरेशन। डाटा को एक्सेस करना, डाटा इंसर्ट करना, डिलीट करना और अपडेट करना, वही 4 ऑपरेशन जो है मैनिपुलेशन के अंदर यही हमेशा आते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं डाटा मैनिपुलेशन के अंदर और डेफिनेशन के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। तो ये कहता है द रूल स्टेट्स दैट द सिस्टम मस्ट सपोर्ट एटलीस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कि वो जो ना ये तकरीबन सारे फंक्शन, ये सब फंक्शन हैं या सब लैंग्वेज के फंक्शन हैं, कहता है इनको सपोर्ट करना चाहिए जो है। ठीक है जी। कौन कौन से फंक्शन है? डाटा डेफिनेशन, कि वो डाटा डेफिनेशन को जो है सपोर्ट करता हो, यानी ऐसी लैंग्वेज को, लैंग्वेज के सब पार्ट को सपोर्ट करता हो जो कि डाटा को डिफाइन कर सके। व्यू डेफिनेशन, व्यू की डेफिनेशन जो है वो किस तरह हमने डिफाइन करनी है। व्यूज़ आपको पता क्या होते हैं? वर्चुअल टेबल होते हैं हमारे पास में। डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, वही 4 ऑपरेशन जो है उसको भी सपोर्ट करे। सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, देखिए हमने अभी तक यही बात की थी डिफाइन करे और मैनिपुलेट करे, लेकिन जो हमने जो बार बार कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स की या इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। वो लैंग्वेज का भी हिस्सा हो जो आपकी सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करे। तो लिहाजा आपकी डाटाबेस जो है या आपका जो भी डाटाबेस कोई सी भी हो, DBMS वगैरह हो, वो जो है आपकी सब लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करे जिसमें ये वाले फंक्शन आते हों। ये 5 फंक्शन उसने बता दिए हमें, ये कम अज़ कम 5 फंक्शन को सपोर्ट करता हो। और आखिरी जो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं जब आप एक अकाउंट से पैसे निकल गए हैं और दूसरे अकाउंट में सबमिट नहीं हुए। तो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना उनको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन हम कहते हैं कि एक साइड से पैसे कटे हैं दूसरी साइड पे जाके जमा होने चाहिए, ये एक ट्रांजैक्शन है। और आधी ट्रांजैक्शन क्या होगी यहाँ जो है कंप्लीट पार्शियल ट्रांजैक्शन क्या होगी कि एक साइड से पैसे कट गए दूसरी साइड पे पैसे जाके जमा नहीं हुए। तो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना चाहिए डाटाबेस को जो है, यानी या तो वो पूरा करे या बिल्कुल कोई स्टेप परफॉर्म ना हो। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन जो। छठा रूल है जी हमारे पास व्यू अपडेटिंग रूल। जितने भी व्यूज़ हैं ना जिनको अपडेट करना ज़रूरी होता है, डाटाबेस उनको अपडेट किया करे। ठीक है, क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो टेबल के साथ लिंक होते हैं।
अब टेबल में अगर डाटा चेंज हो रहा है, व्यू में डाटा चेंज ना हो, तो यूज़र ने तो व्यू को एक्सेस करना है, तो उससे तो फिर अपडेट डाटा नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमेशा आपके व्यूज़ जो हैं वो अपडेटेड होने चाहिए। यूज़र जब भी उन्हें एक्सेस करे उसे जो है डाटा अपडेटेड डाटा मिले। यानी मतलब ये है कि जब भी टेबल में डाटा अपडेट होना, उसी के साथ व्यू में भी डाटा अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात ये वाली। पढ़ लेते हैं। ऑल व्यूज़ दैट आर थ्योरेटिकली अपडेटेबल, यानी जिनको अपडेट करना ज़रूरी है, मस्ट बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम जो है, तो उनको अपडेट जो है, यानी जितने भी थ्योरेटिकली हमने व्यूज़ अपडेट करने हैं उनको ज़रूर अपडेट करना चाहिए। तो बात वही है, जब भी टेबल में डाटा अपडेट हो तो साथ ही व्यू में भी अपडेट हो जाए, ताकि हमें अपडेटेड डाटा जो है वो मिले। आगे जी, रूल नंबर 7, हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। पहली लाइन आप इसकी कर लें और आखिरी लाइन कर लें। पहली लाइन में ये है, द रोज शुड बी ट्रीटेड एज सेट्स ड्यूरिंग इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन। कहता है रोज को आप ये ना करें कि सिर्फ एक सिंगल रो को जो है ना आपका एक ऑपरेशन परफॉर्म करें। मिसाल के तौर पे हमने कोई डिलीट करने था कुछ, तो ये ना हो कि सिर्फ एक ही रो डिलीट हो। हाँ, अगर हम चाहें तो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, लेकिन इसको जो है वो सेट के तौर पे भी सपोर्ट करना चाहिए। यानी अगर हम मल्टीपल रोज को डिलीट करना चाह रहे हैं ना, तो वो मल्टीपल को करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, हम कहते हैं हमारे पास स्टूडेंट का टेबल था, जिन जिन स्टूडेंट्स ने फी पे नहीं ना की, हमने उनको जो है वो उनकी रोज को डिलीट कर देना अपने टेबल में से। अब जो है वो फर्ज कर लें वो 500 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 4000 स्टूडेंट, और उनमें से 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फ़ी पे नहीं की। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक एक रो, यानी कि 500 की जो 500 रो है उसमें 1 बाई 1 जाकर डिलीट करूँगा। पहले एक वाले को, यानी जो जिसने पहले वाले को जिसने फ़ी पे नहीं की, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, तो 500 दफ़ा जाकर मुझे जो है ना वो कहना डिलीट करना पड़ेगा, या 500 दफ़ा मुझे कमांड चलानी पड़ेगी एसक्यूएल की। तो दूसरा हल भी तो मेरे पास होना चाहिए ना। मैं ये कहूँ, एक ही कमांड लिखूँ और उसमें कह दूँ जिन स्टूडेंट्स के कॉलम के अंदर फ़ी पे नहीं हुई उन सब की रोज को डिलीट कर दो। तो ये हो गया सेट को डिलीट करना। दूसरा, हम सेट को जो है, यानी ज़्यादा रोज को जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं और ज़्यादा रो को इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो यही कहता है कि आपकी जो है ना जो भी डाटाबेस होगी वो इस तरह के फंक्शन को सपोर्ट करे, यानी वो रो को जो है ना वो सिंगल के तौर पे ट्रीट ना करे, उसको सेट के तौर पे ट्रीट करे, ताकि हम उसके अंदर जो है मल्टीपल रोज के अंदर फिर इंसर्ट भी कर सकें, मल्टीपल रोज को अपडेट भी कर सकें और मल्टीपल रोज को डिलीट भी कर सकें। ये पहले पॉइंट में उसने लिखा हुआ है, पहली लाइन में। और आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर द डीबीएमएस मस्ट अलाउ मल्टीपल रोज टू बी अपडेटेड। तो मतलब ये कि फिर डीबीएमएस जो से अलाउ करना चाहिए कि मल्टीपल रोज को हम अपडेट कर सकें। अपडेट में डिलीट भी आ जाएगा, इंसर्ट भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। रूल नंबर 8 ये है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस रूल। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है आपको पता है? हमने वो 3 लेवल स्कीमा जब पढ़ा था उसके आगे हमने फिजिकल और लॉजिकल इंडिपेंडेंस पढ़ी थी। क्या होता है जी फिजिकल इंडिपेंडेंस? कि अगर आप स्टोरेज को चेंज करते हैं ना, तो आपके स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कंसेप्चुअल लेवल के अंदर कोई चेंज नहीं होता। आपके टेबल जिनको वैसे ही रहेंगे, आप स्टोरेज चेंज कर दें, टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा जो टेबल आपने बनाए हुए डाटाबेस के अंदर। तो यही बात यहाँ पे वो कह रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम मस्ट रिमेन अनचेंज, यानी कहने के ऊपर वाला लेवल जो है वो अनचेंज रहेगा। उसने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख दिया हुआ है, आप स्ट्रक्चर कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। व्हेन एनी चेंज आर मेक इन स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन आर एक्सेस मेथड्स, यानी अगर हम जो है नीचे से हार्ड डिस्क चेंज कर देते हैं, नई हार्ड डिस्क लगा देते हैं, उसमें वही टेबल दोबारा से रख देते हैं, तो उन टेबल को एक्सेस करने में या उन टेबल को जो है ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो टेबल वैसे ही रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। कि अगर आप फिजिकल स्टोरेज या उनकी जो है वो स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन या उनका एक्सेस मेथड जो है वो चेंज कर देती हैं, तो आपका जो है ना जो ऊपर वाला लेवल है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसको शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि अगर आप जो है अपने इंटरनल लेवल पे चेंज करते हैं, तो आपका जो है कंसेप्चुअल लेवल चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको हम फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। यही हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। इसी तरह से लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस ये थी कि अगर आप स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो आपके व्यूज़ में कोई चेंज नहीं होता। यानी जो स्ट्रक्चर लेवल है आपका, जिसे हम कंसेप्चुअल लेवल भी कहते हैं, उसके अंदर अगर आप किसी टेबल के अंदर कोई रो ऐड करते, सॉरी जो कोई कॉलम वगैरह ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, तो आपके जो व्यू पहले से क्रिएट हुए हैं ना, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यही बात करीबन उसने यहाँ पे कह दी हुई है। The change that do not modify any data stored in the relation do not require changes to be made to application program.
यानी अगर आपके कोई इस तरह के चेंज नहीं हुए डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है, जो कि आपके बाहर वाले डाटा को इफेक्ट ना करें, तो आपको बाहर वाला जो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है ना, उनको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो इसके लिए आप जो है ना, इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए जब हमने 3 लेवल स्कीमा पढ़ा था, वो जो लेक्चर है उसको आप ज़रा दोबारा जाके सुने, तो आपको इंशाल्लाह ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमने बड़ी डिटेल से उसके ऊपर डिस्कशन की थी, इसलिए अब मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। रूल नंबर 10, इंटेग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल। ये रूल ये कहता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, कि जो आपने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगानी है ना, कौन सी कंस्ट्रेंट्स दोबारा समझ लें इंटेग्रिटी, और वो कौन सी थी, हमने वही मार्क्स वाली एग्जांपल याद रखनी है कि आपने मार्क्स के ऊपर जो है वो एक लिमिट लगा दी, कंस्ट्रेंट लगा दी है कि मार्क्स, पहली बात तो ये नंबर्स होंगे, दूसरी बात यह कि वो 0 से लेके 100 तक होंगे। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स हमने लगा दी उनके ऊपर जो है, एक डाटा टाइप की लगा दी है और एक वैल्यू की लगा दी है, जिसे हम कहते हैं रेंज भी हम कहते हैं। तो जब हमने ये कंस्ट्रेंट लगाई तो ये हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में नहीं लगाएंगे, ये डाटाबेस में लगाएंगे। क्यों? कि अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज भी होता है ना, तो ये कंस्ट्रेंट नहीं खत्म होनी चाहिए, ये अपनी जगह पे रहे। कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हम बनाएं, नया बनाएं, पुराना डिलीट कर दें, पुराने में जो हम चेंजिंग करें, तो ये कंस्ट्रेंट डाटाबेस लेवल पे होनी चाहिए, ताकि जो है आपका प्रोग्राम चेंज होने पे ये कंस्ट्रेंट चेंज ना हो। यानी अगर कोई प्रोग्राम चेंज हो गया है तो ये ना हो कि अब जो है, जो नया प्रोग्राम आया ना, वो ये अलाउ कर दे कि अब आप बच्चों को नंबर 100 में से ना 150 देना शुरू कर दें, या जिन बच्चों पे गुस्सा है उनको जो है वो आप 0 से नीचे -50 देने शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये वाली कंस्ट्रेंट जो है ना, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट किससे? एप्लीकेशन प्रोग्राम से। तो अगर उससे इंडिपेंडेंट होगी तो फिर डिफाइन हम कहाँ पे करेंगे? डाटाबेस में डिफाइन करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम में डिफाइन नहीं करेंगे। ये बात उसने यहाँ पे कही हुई है। दे मस्ट बी स्टोर इन दी कैटलॉग, इनको कैटलॉग में, कैटलॉग कहाँ पे होगी? डाटाबेस के अंदर ही होगी। तो इनको कैटलॉग में स्टोर होना चाहिए, ताकि अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज भी हो तो ये वाला रूल जो है, ये वाली कंस्ट्रेंट जो है ना, वो चेंज ना हो। रूल नंबर 11 है, पहली लाइन आप इसकी डेफिनेशन की कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल, कि डाटा को हम एक जगह पे रखें, डाटा को हम 4 जगह पे डिवाइड करके रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया उसको डाटा एक्सेस करना चाहिए। हम डाटा को जो एक हार्ड डिस्क में स्टोर करें, उसको 6 हार्ड डिस्क में स्टोर कर दें, डाटा एक्सेस होना चाहिए बस। तो डाटा को हमने अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो ये इंडिपेंडेंट रहे, यानी इसका कोई किसी के ऊपर, कोई डाटाबेस के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। ये बात उसने की, यही की हुई है। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन शुड ऑपरेट सक्सेसफुली व्हेन द डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारी ऑलरेडी एप्लीकेशन है ना, उनको ठीक काम करना चाहिए जब हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। एक जगह की बजाय 6 जगह पे रख लें, 10 जगह पे रख लें, 50 जगह पे रख दें, तो हमारे जो प्रोग्राम है ना, उनको ठीक काम करना चाहिए। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। और आखिरी है हमारे पास नॉन सबवर्जन रूल, कि सबवर्जन कोई नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने फ़र्ज़ कर लें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्यों एक रास्ता है? वजह यह है कि अगर वो मल्टीपल रास्ते होंगे तो फिर हम रूल की वायोलेशन कर सकते हैं। मिसाल ले लेते हैं, गुजरावाला कैंट में आपने एंटर होना है, तो अगर गुजरावाला कैंट को 6 रास्ते लगते हों, तो फिर जो उन्होंने मेन गेट के ऊपर, गुजरावाला कैंट के ऊपर सिक्योरिटी लगाई होती है, क्या उसका फिर कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कहते हैं जी इधर से जो है वो नाका लगा हुआ है, इधर से जो है वो एमपी वाले खड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 6 रास्ते और लगते हैं तो उधर से चले जाते हैं कैंट के अंदर, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसलिए वो कहते हैं कि आपके पास एक ही बात या एक ही रूल होना चाहिए, उसका कोई सब वर्जन नहीं होना चाहिए, उसका कोई और अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट होगा तो फिर सारी बात है, आप वो रूल्स या वो सिक्योरिटी वगैरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, ये बात उसने कही हुई है, डाटाबेस सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी कैन नॉट बी बाईपास्ड, कि जो आपने सिक्योरिटी लगाई है, जो आपने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे लगाई हैं, वो बाईपास नहीं होनी चाहिए। अगर उसके कोई और पाथ होंगे तो वो बाईपास हो जाया करेगी। बाईपास हम यही कहते हैं, जो बाईपास रोड भी हमारे पास होता है कि ये अल्टरनेट पाथ होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का। यानी आपने फ़र्ज़ कर लें, आपने जो कंगनी वाला बाईपास से पिंडी बाईपास पे जाना है, तो आप जो है वो बाहर जो सियालकोट बाईपास वाला रोड है उधर से जा सकते हैं। आप शहर को बाईपास कर दें तो चले जाएं, आप जो है पिंडी बाईपास पहुंच जाएंगे, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। तो सब वर्जन रूल नहीं होना चाहिए ताकि वो बाईपास ना हो सके। तो जब अल्टरनेट पाथ होंगे, अल्टरनेट रोड्स होंगे, तो फिर जाहिर बात है हम जो है वो कर लेंगे, जिस तरह शहरों के अंदर होता है।
कि आप समझते हैं जी इस साइड पे पुलिस का नाका लगा होता है, तो हम उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से गुजर जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं अपनी जगह पे जहाँ पे पहुंचना होता है। तो यही काम अगर कैंट में हो तो वहाँ पे फिर कोई सिक्योरिटी नहीं ना रहेगी। तो लिहाजा उन्होंने फिर एंट्री पॉइंट ही एक रखा हुआ है, कोई और एंट्री पॉइंट सब पॉइंट जो है वो नहीं है। Every DBMS supports some security or integrity features, and user must not be permitted to access any part of database by bypassing the security or integrity features. तो वो कहता है कि उससे जो है कुछ सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी फीचर्स जो हैं वो देने चाहिए, यूज़र उनको फॉलो करें और कोई और पाथ नहीं होना चाहिए यूज़र के पास कि वो उनको बाईपास करके गुजर जाए। बस ये मेन पॉइंट है। इसको मतलब नॉन सब वर्जन, उसका कोई सब वर्जन नहीं होना चाहिए, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे 12 रूल्स थे जो कोई सा भी DBMS हम डिज़ाइन करेंगे तो वो बेसिक इन 12 रूल्स को ज़रूर फॉलो करेगा।